ओके, लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड पे किसी ने क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू प्रोटूबरेंट एब्डोमेन या एडिमा। उसके एब्डोमेन के ऊपर फ्लूइड कलेक्शन नज़र आ रही थी अंडर द हेडिंग ऑफ मरासमस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, हु वाज द स्टूडेंट? जी, okay, I would like to show you the diagram, the pictures again. So, were you talking about this one? Were you talking about this one? किसका क्वेश्चन था? ओके, बिलाल ने पूछा था शायद। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ रिकॉल। सबसे पहले तो सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि मरासमस और क्वाशरकर के अंदर का फ़र्क क्या होता है। सो फॉर दैट पॉइंट आई विल बी क्वेश्चनिंग one of the students among you regarding the basic definition या basic concept of marasmus. जी, I can see अब्दुल रहमान clearly वीडियो के अंदर एकदम से ही रिएक्शन इज एक्सीलेंट। जी अब्दुल रहमान, मेरास्मस के बारे में बताएंगे आप कुछ थोड़ा सा? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेरास्मस? जी, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? आवाज़ के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई इंटरप्शन, सो दैट वी ट्राई टू फिक्स इट अप? जी, is my voice clear to everyone? Okay, all right. Okay जी। जी, अब्दुल रहमान is going to tell। जी बेटा। Okay, very good, very good. It's a nutritional deficiency. All right. What sort of nutritional deficiency it is? अगर आप इसको further elaborate करना चाहो तो, क्योंकि there are so many nutritional deficiencies। जून से हमने कब से हमने 1 महीना हो गया हम vitamins, minerals ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी nutritional deficiencies के अंदर आती है ना। किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की या किसी भी पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो आप कहेंगे इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विद दैट पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल। जी, मेरास्मस के अंदर क्या होता है बेटा? अच्छा, इसमें थोड़े से स्मार्ट भी एक्ट कर सकते हो आप। यू आर हैविंग आई थिंक लैपटॉप प्रोबेबली, जो कि मैं देख सकता हूँ आपको इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई डोंट यू जस्ट टाइप फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू मेरास्मस इनटू योर गूगल और उसी को फौरन सर्च करके तो फिर आप आउटपुट दे सकते हो अपना। ये फिर भूलोगे नहीं आप, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ आपको। ये रिवाइज कराने का मतलब भी यही होता है। जो लोग नहीं उसको ग्रैब कर पाए या जो जाके दोबारा उसको पढ़ नहीं पाए तो उनकी एक थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाता है। मसला ये होता है कि पिछला नहीं आपने ग्रैब किया हुआ तो आगे जाने का फायदा नहीं होता कोई। ठीक है, वो अगला भी बिल्डअप होता जाता है और पिछला आपको पहले वैसे ही नहीं आता होता, तो फिर सारी चीज़ें ही जो है ना जहन से डिलीट हो जाती हैं। इनएडिक्वेट intake of calories. So roll number 46 help you in solving this question? Ji Abdul Rahman, I want to hear a word from you, and that would be possible by typing into the chat box. Ji, very good. Okay, very good. और इसके अलावा? So
If we talk about calories in particular, the most limiting factor in marasmus is decreased calories, ठीक है, inadequate calories, loss of calories in the diet. That leads to a condition which is one of the two forms of protein energy malnutrition called as marasmus. Okay ji. Now that don't ingest enough protein, calories, carbohydrates and other important nutrients. This is, मगर इसमें जो most limiting factor होगा, how would you differentiate with the kwashiorkor? जी, Muhammad Salman answered in detail. Very good. At least you put some effort into it. जो इस ये जो सारी बातें आपने की ना, जाहिर है, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल, वी आर, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें या हम अंडर डेवलप्ड की बात करें तो जाहिर है दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फूड. तो जाहिर है ये तो नहीं सिर्फ हो सकता कि वो सिर्फ वो कैलोरी वाला फूड ना खा रहा हो भी सकता है समहाउ, ठीक है, क्या अवेलेबिलिटी उसको कितनी है, मगर ज्यादा चांस ये है कि अगर वो स्टार्व कर रहा है तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर विटामिन भी सफिशिएंट ना जा रहे हो उसको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कार्बोहाइड्रेट्स भी ना जा रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फैट्स भी ना जा रहे हो और प्रोटीन्स भी ना जा रही हो, ठीक है. ओवरऑल कैलोरी जो है उसकी जो उसकी रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको उतनी कैलोरीज उस बच्चे को ना मिल रही हो. दैट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड एज मरासमस. इसमें अगर आपसे मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर पूछा जाएगा तो कैलोरीज शुड बी द आंसर. व्हेन यू कंपेयर इट विद द क्वाशिorkor, जो एक और इसी स्पेक्ट्रम की एक और डिजीज है जो थोड़े से बड़े बच्चों में होती है इन कंपैरिजन टू मरासमस. मरासमस की बात करें तो पहले साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं लाइक 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे, उनके अंदर क्वाशिorkor इज रिलेटिवली मोर कॉमन, ठीक है. सो अगर उसको डिफरेंशिएट करना है, जी बिलाल अहमद, आई कैन सी यू 116 रोल नंबर. जी बेटा, वुड यू लाइक टू टेल मी or tell the class about something about kwashiorkor? जी बिलाल. Is a protein deficiency with adequate energy intake. Okay, मिक्सचर भी हो सकता है दोनों का. फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर एक डेफिनेशन एक बच्चे ने बताई थी, जो उसको काफ़ी इलैबोरेट करके बताया था, उसके अंदर था कि देयर कुड बी अ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स. मतलब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है किसी जगह के ऊपर, ठीक है. पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है एक बच्चा जिसको प्रॉपरली फूड स्टफ नहीं मिल रहा खाने को, ठीक है. उसको ना कैलोरीज मिल रही हैं ना प्रोटीन्स मिल रही हैं प्रॉपर. So there can be a combination of both that is called as marasmic kwashiorkor. ठीक है, the term used here is marasmic kwashiorkor. उसके अंदर features marasmus वाले भी आएंगे due to less calories he is ingesting on daily basis, as well as उसके अंदर चूंकि प्रोटीन की भी deficiency हो रही है और हम उसको बोल रहे हैं marasmic kwashiorkor, तो there is a possibility you will see a patient having marasmic kwashiorkor like this. ठीक है, it's a combination of both. That was the question. ठीक है, ये it was the picture was under the heading of marasmus, तो I think that was a confusing part. अकेली marasmus होगी उसके अंदर ये protuberant abdomen आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि कैलोरीज डेफिशिएंट है, ठीक है. मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इज कैलोरीज नॉट द प्रोटीन्स. और हमने बात की थी एडीमा जब डेवलप होता है जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स डेफिशिएंट हो जाती हैं, ठीक है. तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है. एसाइटीज डेवलप हो सकती है, पेरिफेरल एडीमा हो सकता है, फेस के ऊपर एडीमा आ सकता है, ठीक है. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ मरासमिक kwashiorkor
rather than a marasmus or a kwashiorkor. ठीक है, it's a mixture of both. जी, जी, it's a characteristic for kwashiorkor. Edema is a finding. अगर आपको किसी बच्चे के अंदर लगता है ये malnourished बच्चा आपके पास आया है, बट उसके फेस के ऊपर स्वेलिंग है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर स्वेलिंग है, या उसका प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन है, बाकी आपको उसकी हड्डियां नजर आ रही हैं, ठीक है, बाकी कमजोर सा नजर आ रहा है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं आगे बढ़ पा रही अपने पीयर मेट से कंपैरिजन में, और उसके पेट भी और भी रीजन हो सकती हैं आपकी एसाइटीज की, एडीमा की पेट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को हेपेटाइटिस है, ठीक है, और वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, वो सिवियरिटी इख्तियार कर लेता है, उसके अंदर भी एसाइटीज, उसको उसका लिवर ज़्यादा अफेक्ट हो गया, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई है, उसको सीएलडी हो जाती है, ठीक है, या और रीजंस हैं इसके अलावा। तो दैट कैन लीड टू, वो फिर आपको रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर वो आपको हिस्ट्री से उसकी जो माइलस्टोन्स हैं उस पर्टिकुलर एज के अंदर उसने अचीव किए हैं या नहीं किए, उनसे आपको आइडिया ज़रूर हो जाता है। और ज़ाहिर है जब आप हिस्ट्री लेते हैं उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका एक एक पॉइंट होता है आपका, एक अमंग ऑल हिस्ट्री पॉइंट्स आपको उसका देखना होता है कि कौन से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है। उसके अंदर राइट वे फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं उससे एंड पूछ सकते हैं कि जी आप खाना वगैरह प्रॉपर टाइम पे खाते हैं, ठीक है। वो आप खुद ही बता देता है पेशेंट आपको कि जी हम फाके करते हैं या हम नहीं पूरी कर पाते, या हमारी डाइट उतनी वो सफिशेंट नहीं है। वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप इसको रूल आउट करोगे। और जाहिर है जो दूसरे डिफरेंट कॉजेज हैं प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन के, या जिसके अंदर आपको कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हुई हुई है एब्डोमेन के अंदर, तो उनको भी साथ रूल आउट करोगे, ठीक है। सो आई हैव एडेड अ न्यू पिक्चर इनटू इट अबाउट दिस चाइल्ड। यू कैन सी द एब्डोमेन is not protuberant. You can clearly see the ribs. You can almost see the bones as well. There is hardly no subcutaneous tissue present here. ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तो जाहिर है जब उसने कैलोरीज ज़्यादा लेनी थी, उसकी इंसुलिन ने वर्क करना था, उसको उठा के एडिपोज टिश्यू में लेके जाना था और वहाँ जाके फैट की फॉर्म के अंदर स्टोर करवाना था, वो सब कुछ तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो उतनी कैलोरीज ही नहीं ले रहा। वो तो हार्डली स्ट्राइव कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, बड़ी मुश्किलों से कोप कर रहा है, जिंदा है, बड़ी बात है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल क्लियर पिक्चर ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस, ठीक है। इस तस्वीर को नहीं भूलना आपने। इस तरह का पीट्स वार्ड में या रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में कभी भी फ्यूचर में आपके पास बच्चा आए जिसकी ये हालत हो, फर्स्ट थिंक ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी? मरासमस। Okay, let's have a look on these three pictures again. These are three children suffering from a condition which comes under the heading of protein energy malnutrition again. And the condition is kwashiorkor. प्रोट्यूबरेंट डोमेन नजर आ रहा है आपको, डिमांड नजर आ रहा है, लग रहा है जैसा बाकी बॉडी से कुछ मैच नहीं पड़ रहा है इसका, इसकी इसकी लुक एट द लेग्स, लुक एट द रिब्स, यू कैन सी ठीक है, उसकी इरिटेबल सा बच्चा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, उसके बालों का टेक्सचर देखें, ठीक है, ओवरऑल उसकी अगर फिजिकल अपीयरेंस देखें, मगर आप एकदम से जब उसकी फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं और उसके अंदर उसके पेट को देखते हैं तो इट सीम्स टू बी हैविंग अ फ्लूइड और एडिमेटोस, ठीक है, प्रोटूबरेंट है। देन लुक एट द चाइल्ड, देयर इज एडीमा ऑन द फेस। इसका भी कुछ हद तक प्रोटूबरेंट है मगर देयर इज एडीमा ऑन द फेस, ठीक है। चीक्स को देखें, इस एरिया को देखें, देयर इज एडीमा, सो इट should raise the suspicion of a condition called as kwashiorkor, ठीक है जी। जी, now is this point clear? So that we move on to the next topic, that is fats in nutrition, the importance of fats in nutrition. ये दो तरह की प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे बाय लुकिंग एट देम। ओके जी,
ओके जी, यू हैव कवर्ड लिपिड्स इन लिपिड केमिस्ट्री सेक्शन इन डिटेल. हम उसकी की जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसका रिलेशन न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कौन से टाइप्स के फैट्स अच्छे हैं आपके लिए, कौन से टाइप्स के फैट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कौन से टाइप्स के फैट आपके कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, कौन से टाइप्स के फैट्स जो हैं वो इंजेस्ट करने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है. ठीक है, सो उस रिलेशन से हम फैट्स को पढ़ेंगे. इधर कोई केमिस्ट्रीज एज सच नहीं पढ़ेंगे, मेजर मेजर क्लासिफिकेशंस को एक नज़र और रिवीजन करेंगे. ठीक है, और उनके सोर्सेज देखेंगे, फूड सोर्सेज वगैरह क्या होते हैं. ठीक है, सो एज वी ऑल नो, फैट्स आर द मोस्ट कैलोरिकली डेंस मॉलिक्यूल्स. हमने शुरू में बिल्कुल जब स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन का चैप्टर, उस टाइम के ऊपर हमने बात की थी पर ग्राम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है एनर्जी की. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 1 ग्राम से कितनी किलो कैलोरीज अचीव होती हैं. फिर हमने बात की थी प्रोटीन्स की. द सेम नंबर ऑफ किलो कैलोरीज आर अचीव्ड थ्रू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज 4 किलो कैलोरीज. बट व्हेन वी कंपेयर this number with the calories obtained from 1 gram of fat, it is more than double. That is 9 kilocalories per gram of fat. ठीक है, so high calorie होते हैं, dense molecules होते हैं. ठीक है जी, स्ट्रक्चरल उसका आपको पता है, आपने उसके डिटेल में पढ़ा हुआ है. ठीक है, कार्बन होता है उसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है जिसके इर्द गिर्द सब चीज़ें लगी होती हैं, दैट इज ग्लिसरॉल, दैट इज द बैकबोन. ठीक है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोविजन होती है, ये हमें पता है इस चीज़ का. कंपोज्ड ऑफ मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, एक फैटी एसिड लगा हुआ है, 2 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं या 3 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर. ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल बैकबोन के ऊपर it determines whether it is a monoglyceride, it is a diglyceride or it is a triglyceride. Lipogenesis क्या होती है? It is basically manufacturing of fatty acids, synthesis or production of fatty acids in your body. Alternatively, अगर हम lipolysis की बात करें तो it is basically a breakdown of stored fats and lipids in your body to reveal fatty acids. अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल भी आएगा. ठीक है, और अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइपोलाइसिस का आपकी बॉडी के अंदर? टू प्रोवाइड एनर्जी इन एक्सट्रीम सिचुएशंस. इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, फर्स्ट 15-20 मिनट्स योर कार्बोहाइड्रेट्स वुड बी सफिशिएंट, योर ग्लूकोज लेवल वुड बी सफिशिएंट. उसके बाद फिर जो आपके रिजर्व्स हैं फैट्स के, वो दे बिकम द सोर्स. ठीक है, for the provision of energy. ओके, फर्दर इसकी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन या उसकी क्या होती है, उसकी क्या क्या क्लासेस बन सकती हैं फैटी एसिड्स की. कैन बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. अब ये आप रिकॉल करेंगे इसको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? जी जी, मैंने यही बोला है, कैलोरिकली डेंस. जी जी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है? कुछ डबल बॉन्ड का. ओके, किस में डबल बॉन्ड होता है, किस में डबल बॉन्ड नहीं होता? ओके, ठीक है. एज अ जर्नल बात करें तो जो एनिमल सोर्स से आते हैं फैटी एसिड्स, वो मोस्टली कौन से होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? जो एनिमल सोर्सेज से सैचुरेटेड, और जो प्लांट सोर्सेज से आते हैं ज़्यादातर, सारे नहीं. ओके, ठीक है. आगे अनसैचुरेटेड की फर्दर आप क्लासीफाई उसको करो तो मोनो अनसैचुरेटेड, पोली अनसैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैटी एसिड्स. ठीक है, इन सारों की अपनी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है. एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आपको लाजमी वो डाइट में इंकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं, और आपको डाइट के अंदर वो लाजमी आपने रोज़मर्रा की बुनियाद पर उसको कंज्यूम करना है, अदरवाइज इट कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स. लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड. सो लिनोलेइक एसिड इज बेसिकली ओमेगा 3 और 6.
जी, लिनोलेइक एसिड इज ओमेगा 3 और 6। बेटा मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए सारों की साथ साथ। क्यों अरूज फातिमा रोल नंबर 110 ही क्यों हर दफा आंसर कर रही है? एक्टिव होके बैठो, शाबाश सारे के सारे। ओके, एंड व्हाट अबाउट लिनोलेनिक एसिड? ऑब्वियसली इट्स ओमेगा 3। जी ठीक है, गुड। So all of these omega 3 and omega 6 fatty acids are essential. The body cannot synthesize them, so they should be supplied by diet. तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं कुछ, ठीक है, बॉडी उसको सम हाउ मैनेज कर सकती है। ओवरऑल अगर फैट्स को देखें तो दे आर नेसेसरी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस चल रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, कीटोन बॉडीज बन रही हैं। ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म चल रहा है, फिर लाइपोप्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो काफ़ी ढेर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट रिएक्शंस के, डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, सो एच डी एल वर्सेज एल डी एल। जी, नाउ यू विल टेल मी अबाउट इट। जी, एच डी एल क्या करता है, एल डी एल क्या करता है, इसको तो नहीं भूलना सारी जिंदगी। जी, एच डी एल के बारे में बताएंगे? आइडियल नहीं बेटा, एच डी एल आई आस्क्ड, मे बी यू मिस टाइप्ड। ठीक है, एच डी एल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एल डी एल इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड कोलेस्ट्रॉल। रीजन? रीजन बेटा क्या जेन में आता है, सोचें। may accumulate in the vessel wall। ठीक है, और what about HDL? जी, okay, it increases the risk for heart diseases। ठीक है, LDL make most of the body cholesterol। जी, हाई डेंसिटी के बारे में, HDL के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो क्या करता है? वो जितना भी एक्सेस LDL या दूसरा कोलेस्ट्रॉल आपकी फ्री सर्कुलेशन के अंदर आया होता है, उसको स्कैवेंज करता है, उसको वहाँ से रेस्क्यू करता है, उसको पकड़ता है और उसको ले जाके दोबारा डंप कर देता है लिवर के अंदर। ठीक है, हाँ, इट टेक्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन टू द लिवर। तो ये अच्छा हुआ ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर ज़्यादा देर, ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर, ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल किसी भी किस्म का, खासतौर पे एलडीएल की बात करें, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, उसका लेवल एक खास लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो देयर इज अ चांस कि इट विल स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड इन इनसाइड योर ब्लड वेसल्स। और वो डेपोजिशन किस लेवल पे होती है, वो इट कैन कॉज ब्लॉकेज। ठीक है, इट कैन इंटरफेयर विद द ब्लड सप्लाई ऑफ एनी वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट फॉर एग्जांपल। हार्ट एक तो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, एक हार्ट की अपनी भी तो सप्लाई आ रही है ना, जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। मतलब हार्ट इटसेल्फ नीड्स ऑक्सीजन टू पंप प्रॉपरली, और उसकी बहुत ढेर सारी एक 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 वाइड स्प्रेड नेटवर्क होता है वेसल्स का। उनके अंदर अगर आके कोई क्लॉट फंस जाता है तो दैट रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्योंकि बाकी बॉडी को तभी करेगा ना जब उसको अपनी एनर्जी मिलेगी, अपनी ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, सो अगर वो जहाँ से ऑक्सीजन आनी है ब्लड के थ्रू, अगर अगर उसके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आके फंस गया है, ठीक है, एचडीएल
इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, एलडीएल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसने क्लॉट बना दिया है, उसने उसको क्लॉग कर दिया, उसने उसको उसके अंदर डेपोजिशन कर दिया, उसकी ब्लॉकेज कर दी है, तो जाहिर है दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट विल नॉट बी फंक्शनिंग, दैट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज। अगर स्पेसिफाई करना है उसको तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस। सी है, दीज आर द फ्यू टर्म्स, और इनको कंबाइन करेंगे तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है जी। Okay जी, animal fats are high in saturated fatty acids, whereas vegetable fats are high in unsaturated and polyunsaturated fatty acids. फूड सोर्सेज की बात कर लें, ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म, हम लिनोलेइक या ओमेगा 6 की बात करते हैं, तो जो अच्छी सोर्सेज कंसिडर की जाती हैं उनमें नट्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स आ जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड की बात करें, ऑयल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल सच है सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न, फ्लैक्सीड ऑयल, ये रोजमर्रा की बुनियाद पे आप लोग घरों में खानों में ये यूज होते हैं। ठीक है, सो लिनोलेनिक या ओमेगा 3 उनके अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसा अलग से आपको कुछ और नहीं करने की जरूरत, आप सिर्फ अब जो भी घर में ऑयल यूज हो रहा है उसके अंदर देख लें कि ओमेगा 3 लिखा हुआ है, और कई दफ़ा फोर्टिफाइड होता है विद ओमेगा 6 एज वेल। ठीक है, तो आपको ये जो है इनकी जो रिक्वायरमेंट है जितनी आपकी बॉडी को, ये यहाँ से पूरी हो जाती है। लॉन्गर चेन फैटी एसिड सोर्सेज ओमेगा 3 के अंदर इकोसा पेंटेनोइक एसिड जिसको ईपीए भी बोलते हैं, और डिकोजा हेक्सानोइक एसिड जिसको डीएचए भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी क्या सोर्सेज हो सकती हैं, फैटी फिश एंड सी फूड। ये जो सी फूड में सारा कुछ जो भी आ जाता है, प्रॉन्स आ जाते हैं, लॉबस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी फ़िश आ जाती है, स्पेशली फैटी फ़िश जो होती है जिसके ऊपर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके अंदर ये लॉन्गर चेन फैटी एसिड जो जो इनकी सोर्सेज में से आ जाते हैं, जो कि ओमेगा 3 की उसकी सप्लाई दे सकते हैं आपकी डाइट के अंदर। देन कम्स रेकोडोनिक एसिड जो कि ओमेगा 6 वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड्स के अंदर होता है, ऊपर हमने बात की पहले। ठीक है, नट्स के अंदर है, सीड्स के अंदर है, डिफरेंट टाइप्स के अदर प्लांट्स के अंदर, एनिमल फूड्स के अंदर ये पाया जाता है। एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज नॉट कंज्यूमिंग appropriate amounts of omega 3 and omega 6 in his or her diet, तो क्या हो सकता है? इरिटेटेड एंड फ्लेकी स्किन हो सकती है, जीआई सिम्टम्स आ सकते हैं, जीआई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर उसको अफेक्ट कर सकती हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो किसी हद तक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ज़्यादा ससेप्टेबल होती है टू इन्फेक्शंस, आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते। इसका मतलब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज अगर बच्चों के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट कैन बी अ कॉज फॉर स्लो ग्रोथ फॉर चिल्ड्रन, स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। ठीक है, सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंजम्पशन के बारे में अगर बात करें तो इट्स बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क फॉर डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ठीक है, रीज़न क्या होती है? ये जो हमने एक स्टेटमेंट अभी मैंने अभी बोली है कि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। रीज़न, डज एनीवन नो द रीज़न कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्यों हार्ट डिजीजेस को उनके चांस को इंक्रीज कर देते हैं, उनके रेट को बढ़ा देते हैं? जी, जी, एनी आंसर्स? जी बताइए। Why saturated fatty acids are considered as a risk factor for cardiovascular diseases? Low freezing point, okay, अच्छा, और
और इसके अलावा कोई और अच्छा? कोलेस्ट्रॉल को क्या करेंगे, कौन से कोलेस्ट्रॉल को? अभी हमने एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात की जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बुरे कोलेस्ट्रॉल की बात की जिसको हम एलडीएल बात कर रहे थे, एचडीएल वर्सेस एचडीएल की बात की है ना। और हमने कहा कि एलडीएल ज़्यादा हो जाएगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली क्या करते हैं, एलडीएल लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो रेशो ख़राब हो जाएगी उसकी एचडीएल के साथ, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। एचडीएल इतने ज़्यादा को वहाँ से बचा के दोबारा लेवल में नहीं लेके जा सकता, तो इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द वेसल्स, और जब वेसल्स के अंदर इकट्ठा होगा उसको ब्लॉक करेगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू की स्कीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी शुरू हो जाए। ठीक है जी, एथरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आपको बड़ा पता होना चाहिए बताने के लिए। आई मीन वही हम शुरू से बात, जब से न्यूट्रिशन वाले हम वाइटामिन मिनरल्स और इसके बाद न्यूट्रिशन वैसिटी आप पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि यार मुझे पेशेंट को बताना है, आप उसको नहीं समझा सकते इतनी लंबी स्टोरी, ये तो आपके अपने समझने के लिए है ना, क्योंकि आपने ट्रीट करना है उसको। ठीक है, आप उसको नहीं समझा सकते सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं और वो किस तरह मैकेनिज्म उनका होता है और ये वो। ठीक है, किसी हद तक ब्रीफ करके बता पाएंगे, मगर उसको आम लेमैन को समझ ऐसा नहीं आनी उसकी। आपको ये पता होना चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन कौन से फूड आइटम्स जो मोटे रोजमर्रा के इस्तेमाल के हैं उसमें होते हैं। आप उसको मोस्टली वो बताओगे कि यार आपने, आपका एलडीएल बढ़ा हुआ आया है, अब आपने इन इन चीज़ों से परहेज करना है, खाने में ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी। फॉर एग्जाम्पल बटर, चीज़, होल मिल्क, आइसक्रीम, इसके अलावा जितने भी क्रीम कंटेनिंग फूड्स हैं जिसमें क्रीम होती है। ठीक है, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जो पाम ऑयल यूज़ किया जाता है, कोकोनट ऑयल जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उसको बताना है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप क्या करने जा रहे हो, आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल देने जा रहे हो लॉन्ग विद द मेडिकेशन। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा फिर उसकी ट्रीटमेंट का, वो दैट वुड बी 2 और 3 फोल्ड्स। अकेले मेडिसिन ने कितना काम कर लेना। तो शुगर की एग्जांपल है ना, किसी को शुगर हो जाती है, वो शुगर के फके मारता जाए और साथ एंटी डायबिटिक ड्रग खाता जाए, उसकी शुगर बढ़ी रहेगी। उसको साथ अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के मामले में आपने वो सोर्सेज को कट ऑफ करना है उसकी डाइट से जो कि उसके एलडीएल को बढ़ा सकती हैं, जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। तो फिर आप उसको बताओगे कि आपने मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपने पनीर का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड करना है, होल मिल्क की बजाय आपने स्किम मिल्क पीना है। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह से इज्तनाब करें। ठीक है, इस तरह की बातें आपने उसको करनी है ताकि अंदर आपको पता है, आई मीन इन योर माइंड यू नो इट, कि आई एम ट्राइंग टू कट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट फ्रॉम हिज फूड। ठीक है, सो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो जो मेन मेन फूड्स हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, किन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस एफ ए शुड कॉन्स्टिट्यूट नो मोर देन 10% ऑफ द टोटल किलो कैलोरीज। ठीक है, आपकी जो टोटल किलो कैलोरीज आ रही हैं फ्रॉम वेरियस फूड्स रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल किलो कैलोरीज। ठीक है, सो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, अदरवाइज हमें पता है फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो फिर हो जाएगी, और वो हो जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सिवियर हो सकते हैं। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांस फैटी एसिड्स। इससे पहले थोड़ा सा वो कर लें, अनसैचुरेटेड की बात कर लें। जी, अनसैचुरेटेड की बात कर लें। ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं जी? आपकी बॉडी को फैटी एसिड्स की ज़रूरत है फॉर वेरियस
डाइट के अंदर बिल्कुल ही फैटी एसिड्स ख़त्म ही कर दें, क्योंकि वो आपके लिए नेसेसिटी है। ठीक है, आपके सेल की मेम्ब्रेन से शुरू करके काफ़ी ढेर सारे फंक्शन जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं आपकी फैटी एसिड्स के ऊपर। ठीक है, तो फैट्स या लिपिड्स एज अ होल ज़ीरो पे नहीं ला सकते। ठीक है, कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं उसके अंदर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सो हमने सैचुरेटेड की बात कर ली, हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर ये सैचुरेटेड की जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाए। ठीक है, मगर एक और प्रॉब्लम हो जाती है फिर अनसैचुरेटेड को यूज़ करने की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे आर गुड, एलडीएल को वो नहीं बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, एचडीएल को मेंटेन रखेंगे। एचडीएल भी ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल है, वो नहीं से बनना है। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने सर्व कर ली, ये तो फंक्शन सर्व कर लिया, मगर एक नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है, इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो फिर आपको उसकी लिमिटेशन का ख्याल रखना ज़रूरत है। आंखें बंद करके ये नहीं कह देना आपने कि जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इस्तेमाल करो, टका के इस्तेमाल करो, आपको बैलेंस रखना है, तभी आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बताना है आपने किसी पेशेंट को या किसी भी और उसको किसी बंदे को, तो फिर आप उसको क्या बताओगे कि आपको कुछ खास किस्म के कर्नल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं वो उनका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको फर्दर थोड़ा सा बहुत डिटेल में तो नहीं, एज अ जर्नल पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम मोनो अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो मोनो अनसैचुरेटेड की एग्जांपल में ऑलिव और कैनोला ऑयल्स आ जाते हैं, जो कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं घरों में। ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो फिश, सनफ्लावर ऑयल या सैफ्लावर, ठीक है, ये दो तरह के ऑयल्स हैं। कॉर्न के अंदर या कॉर्न बेस्ड ऑयल्स के अंदर, उसके अंदर भी ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, या फिर सोयाबीन ऑयल्स। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें जेन में रख लेंगे, मोटे मोटे सोर्सेज एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न आप जेन में रख लेंगे। ठीक है, तो आप उनको बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे बाय ऑल्टरिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डेली डाइट पोर्शंस। ठीक है, ओके, एक हेडिंग बड़ी सी लिखी हुई है आपके यूएचएस के सिलेबस के अंदर, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आपको ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं और उनके फूड सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द पार्शियल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर अब हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की बात करें, सिंपली डबल बॉन्ड अंदर पाए जाते हैं, दीज आर कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंगल बॉन्ड्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। तो जब पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पकड़ेंगे, उनके अंदर आप उनके डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो रिजल्ट आपके पास आएगा दैट रिजल्ट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांस फैटी एसिड्स। कुछ सोर्सेज हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड्स की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं। रूटीन में आप कुकीज़ खाते हो, क्रैकर्स खाते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मार्जरीन्स जो बटर का अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, ब्लू बैंड मार्जिन। ठीक है, घरों में यूजली यूज़ होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जैसा मैंने बताया आपको, कुकीज़ हैं या डोनट्स हैं या क्रैकर्स हैं, इस तरह की चीज़ें, इनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सॉलिडिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सॉलिड नेचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड से या सेमी लिक्विड से सॉलिड स्टेट के अंदर। जी, उसमें भी हो सकता है। हम पहले ऑयल्स की बात कर रहे थे ना। ठीक है, हमने जितनी बात की ज़्यादातर वो ऑयल्स थे।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको मार्जिन बनाना है, वो आपको ऑयल फॉर्म से आप उसको सॉलिड फॉर्म में लेके जा रहे हो, राइट। अंडर सर्टेन टेम्परेचर वो फिर दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मगर उसको टेम्परली उसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सारे बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स के अंदर, तो ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है। फिर बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी आपके हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे जो कि कुछ देर अगर आप हाई टेम्परेचर में रखो तो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी आपके कन्फेक्शनरी है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। Trans fatty acids are good for your health or bad for your health, though they are very tasty, but अगर उनका एक खास हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ट्रांस फैटी एसिड कंजप्शन अच्छी होती है आपके लिए या बुरी होती है। Again, the same problem lies here. Trans fatty acid can lead to increased incidence of cardiovascular disease. और जो आइडियली एक recommended फिगर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर रिसर्च डिटरमिन की गई है, दैट इज one should not consume more than 1% of kilocalories from trans fatty acids on daily basis, ठीक है। इधर क्या होता है रोजमर्रा में, ऑल ऑल ओवर, हम कहीं भी दुनिया के हिस्से में चले जाएंगे, आज दोपहर में हमने नाश्ता किसका करना है जी, डोनट्स खाने हैं, हमने सिनाबॉन खाना है, और ये जो इस तरह की चीज़ें कन्फेक्शनरी खानी है, ठीक है, वो आप पूरा का पूरा मील ही कंज्यूम कर गए हो, ठीक है। तो 3 मील्स थे अगर आपके दिन के अंदर और 33.33% आपने तीनों को तकसीम किया कैलोरी वाइज, तो आप उस रोज़, हमने बात की थी 1% किलो कैलोरीज नहीं आनी चाहिए, आपने 33% किलो कैलोरीज ट्रांस फैटी एसिड से कंज्यूम कर ली, तो क्या होगा लॉन्ग टर्म में जाके, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। 50 साल पहले की बात करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का इंसिडेंस कम था, इवन 15-20 साल पहले की बात करेंगे तो इंसिडेंस कम था, आज के दिन की बात करेंगे तो इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि ओवरऑल वर्ल्ड को अपने फिगर्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है। जो डिजीज़ 50 से पहले एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी वो अब 18 साल के 20 साल के बच्चों में आती है। रीज़न बीइंग कंजम्पशन ऑफ दीज इनअप्रोप्रिएट फूड्स इन इनअप्रोप्रिएट अमाउंट्स, क्वांटिटीज, ठीक है। सो ट्रांस फैट्स का पता होना चाहिए कौन कौन से फूड्स के अंदर पाए जाते हैं, और आपको इनसे एक खास हद तक खा सकते हैं दैट जो आपको 1% ऑफ द कैलोरीज दे दे, ठीक है, ऑफ द अमंग ऑल द फूड, चखना सिर्फ जिसको कहते हैं आम जुबान में, ठीक है, मगर वो पूरा पूरा मील नहीं खाना उसका, ठीक है। और हाँ, खाना है तो फिर जाके उसको कंज्यूम करो, एक्सरसाइज करो, कैलोरीज बर्न करो, क्योंकि इतनी ढेर सारी कैलोरीज आपने अगर कंज्यूम कर ली हैं तो आप उसको रोज़मर्रा की बुनियाद पे, अगर तो कोई एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे अच्छी आधा एक घंटा लगा के एक्सरसाइज करता है या करती है तो वो उसके लिए तो बड़ा अच्छा है कि वो खा ले, मगर ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी नहीं करनी है आपने, अपनी फिजिकल जो जो कैलोरी बर्न आउट है वो नहीं करना, और आपने साथ ट्रांस फैटी एसिड्स को कंज्यूम करते जाना है, तो फिर इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। दीज आर द ट्रांस फैटी एसिड्स। फ्राइड फूड्स के अंदर, कमर्शियल बिग फूड्स के अंदर, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जितने भी, ठीक है, जो बने बनाए पड़े होते हैं फ्रीजर्स के अंदर, ठीक है, जिनको आप घर लाते हैं फ्राई करके खा लेते हैं, उनके अंदर मार्जरीन्स, ठीक है, ये सारे के सारे फूड्स जो हैं इनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स का इस्तेमाल बहुत भरपूर तरीके से किया जाता है, टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, फिलिंग भी होते हैं, ठीक है। आप फैट खाओ इन कंपैरिजन टू प्रोटीन खाओ, आप प्रोटीन ज़्यादा खा सकते हो, ठीक है, अभी थोड़ा सा ही खाते हो क्योंकि इतना हाई, हमने शुरू में बात की थी कैलोरिकली डेंस मॉलिक्यूल्स, फैट्स की जनरलाइज बात की थी, इसी तरह का भी फैट आप लोगे। अब पोली अनसैचुरेटेड की बात करें, हमने पहले ही बात की थी जब हमने कंपैरिजन किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को, ठीक है, तो उसमें हमने कहा कि सैचुरेटेड एलडीएल को तो इतना नहीं इफेक्ट करता मगर कैलोरीज बहुत बढ़ा देता है, हाई कैलोरी फूड होता है, और उसी की आगे सब्सिडरी है, ये उसी की आगे ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर एक प्रोसेस से गुजार के हाइड्रोजनेशन के कन्वर्ट किया, और ढेर सारी आपने चीज़ें मार्केट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली भी और
व्हेन यू विल बी सर्विंग अ सोसाइटी, ठीक है, डिफरेंट पेशेंट ग्रुप्स, कि आपको इस बारे में खुद भी एक तो अमल करना है और लोगों को भी अमल कराना है, ठीक है। तभी मकसद पूरा होता है न्यूट्रिशन पढ़ने का, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम तो पास हो ही जाता है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू कोलेस्ट्रॉल। ओके जी, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट इज़ नॉट अ ट्रू फैट, ठीक है। हमने स्टीरोल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, आपने लिपिड केमिस्ट्री, मैंने आपको नहीं ज़्यादा पढ़ाई, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ाई थी आई थिंक, ठीक है। चलो ठीक है, हम करेंगे रिवीजन आगे चल के, तो उसके अंदर दोबारा आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बस सारा सिलसिला, ठीक है। सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर ये फॉल करता है वो स्टीरोल है, ठीक है। इट्स नॉट अ ट्रू फैट एज सच। बॉडी इसको किस मिकदार में बनाती है रोजमर्रा की बुनियाद पे, 1 ग्राम पर डे, या अगर उसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मिलीग्राम्स पर डे के लिहाज से आपकी बॉडी उसको कंटिन्यूस बेसिस के अंदर प्रोड्यूस कर रही होती है। फंक्शंस बहुत ढेर सारे हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से शुरू करें, बेसिक सेल से शुरू करें। इट इज़ अ चीफ कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वहाँ इसने काफ़ी ढेर सारी फंक्शनिंग करनी होती है। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स की अगर बात करें, वो उसका कंपोनेंट होता है, जो बाइल आपका निकलता है गॉल ब्लैडर से और नीचे आता है एमल्सिफिकेशन प्रोसेस करवाने, जितना भी फैटी फूड आप कंज्यूम करते हो उसके अंदर भी ये कोलेस्ट्रॉल साथ आता है, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लिवर से निकल के। फिर आपके ढेर सारे हार्मोन्स, मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं है बॉडी के अंदर, तो देखो उससे रिलेटेड कॉर्टिसोन, उससे रिलेटेड एस्ट्रोजन, उससे रिलेटेड एड्रेनलिन, उससे रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन, ये बड़े की हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी के, ठीक है। मतलब हमने कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, रिमेंबर, इसके अंदर कॉर्टिसोल की बात की थी। एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और आप जो मेंस्ट्रुअल ये जो साइकिल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रेनलिन इज कंसिडर्ड एज योर स्ट्रेस हार्मोन, जिसको आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन, मेल हेल्थ या मेल सेक्सुअल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या उसके बॉडीली जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंडेंट ऑन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो अगर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो गया तो आपके ये ढेर सारे जो हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो सकती है, और इनकी जब प्रोडक्शन कम में या ज़्यादा में अफेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली उसके फिर जो इफेक्ट्स हैं वो उसके लिहाज से आएंगे, ठीक है। वो कोई नॉर्मल इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज बैड, ठीक है। एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन इज नॉट गुड। कॉर्टिसोन अगर बढ़ जाता है, उसके साथ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, वो उसको ज़्यादा बना रहा है। एड्रेनलिन, आप योर बॉडी विल बी इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एड्रेनलिन रश, ठीक है। सो ठीक है, ब्लड प्रेशर इफेक्ट हो सकता है एड्रेनलिन से। सो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल इज इंटरलिंक्ड विद सो मेनी हार्मोनल मैकेनिज्म्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स, उनकी प्रोडक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, पॉइंट आपके ज़हन में रहना चाहिए। तो अकेला कोलेस्ट्रॉल किसी का बड़ा हो तो वो ये नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल बस बढ़ा हुआ है तो कोई नहीं, मगर उसके अंदर खाते में ढेर सारे मेटाबॉलिक ऑल्ट्रेशंस चल रही होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट हैं। सो यू नीड टू रूल आउट ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। एलिवेटेड ब्लड लेवल्स इज अ मेजर रिस्क फॉर कैड, हमने पहले बात कर ली, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कैड इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। जितनी भी कॉर्नरीज आपके हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी, आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, उसकी आगे लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और ये वो सारा कुछ, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स इलियक, जितनी भी जो उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं वो उसके कॉर्नरीज में आ जाती हैं। उनके अंदर कहीं भी क्लॉट फंस जाए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, दैट कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट कैन लीड टू नैरोइंग, दैट कैन लीड टू इस्कीमिया, इन्फॉक्शन। तो फिर आपको एक फिगर पता होना चाहिए, 200 का एक कट ऑफ फिगर है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे नीचे नीचे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए आपका, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है। 220 तक ट्रीटमेंट नहीं की जाती ड्रग से, 220 के ऊपर चला जाए, अगर इसे एक्सीड कर जाए तो फिर ड्रग ट्रीटमेंट इज एडवाइजेबल। 200 से 220 के दरमियान में रहता है, 190 या अपर लिमिट पे रहता है, तो फिर आप उसको हेल्थ मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये जो अभी हम न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा, इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के फैट्स को पढ़ा, ठीक है।
कौन से ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से एलडीएल, सैचुरेटेड फैट्स कट कर देंगे बिल्कुल आप, ठीक है। मे आई नो आप रिकॉल कर पाते हो कि नहीं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज आई टोल्ड यू अबाउट द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? जी, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो उसको आपने क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी? जी जी, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, ओके। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल हमें कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड। उमर असगर रिप्लाइड विद बटर एंड कुकिंग ऑयल, ओके। आइसक्रीम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और जी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसकी पूरी कौम शुदाई है, पाकिस्तानी कौम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैटी मीट्स, ये जो बड़ा गोश्त होता है, छोटा गोश्त जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको भी अवॉइड करना है आपने। दैट इज़ अ सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फूड, ठीक है। लीन आपने बगैर फैट के जो है वो मीट को यूज़ करना है, या फिर वाइट मीट यूज़ करना है जो चिकन या फिश होती है, ठीक है। ओके, अनसैचुरेटेड की कौन कौन सी एग्जांपल्स बताई थी मैंने आपको? डेली जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके रूटीन के, जो प्रोडक्ट्स होते हैं अनसैचुरेटेड, कौन कौन से में पाया जाता है फॉर एग्जांपल? जी, ऑलिव ऑयल, वेरी गुड। कोकोनट ऑयल और किनोला ऑयल्स, किनोला रोज़मर्रा में काफ़ी घरों में यूज़ होता है किनोला ऑयल। ऑलिव ऑयल तो इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है वही लेता है उसको, रोज़मर्रा में नहीं वो इस्तेमाल किया जाता है, या हार्ट पेशेंट्स को एडवाइजेबल होता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि ऑलिव ऑयल को इतना अच्छा क्यों समझा जाता है, क्योंकि इट डिक्रीजेज द एलडीएल लेवल, अनसैचुरेटेड है ना, ठीक है। और इसी वजह से कहा जाता है उसको बिल्कुल आपने हल्का सा इस्तेमाल करना है, उसको पीना नहीं शुरू कर देना। कभी ऑलिव ऑयल अगर आपने यूज़ किया है तो आपको पता होगा ना, यू जस्ट बस उसका फ्लेवर ही देते हैं आप, उसके अंदर चीज़ें नहीं पकाना शुरू कर देते, या उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं करते कि बहुत ज़्यादा। आम लोगों को समझ लगता है कि जी बड़ा महंगा है इस वजह से इसको कम इस्तेमाल करना है, मगर इसको कम इस्तेमाल इसलिए करना है कि वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेंगे फिर आप उससे, ठीक है। हमने ये बात की थी ना, ओली हम जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, एलडीएल को तो वो काबू में रखते हैं, उसको तो कंट्रोल रखते हैं, मगर एट द सेम टाइम बहुत हाई कैलोरीड होते हैं, तो आपको कम इस्तेमाल करने हैं। वो फंक्शन भी सर्व कर लिया आपने, कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन हो गया, और आपको बहुत ढेर सारी कैलोरीज जिनकी जरूरत नहीं है आपको वो नहीं चाहिए, अदरवाइज वो फिर फैट बनना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब आगे एक दो लेक्चर्स के बाद शुरू करेंगे। जी आप कह रहे थे कि इसको मैं रिपीट कर दूं इस स्लाइड को? जी, फंक्शंस लिखे हुए हैं कोलेस्ट्रॉल के इसके ऊपर, और मैंने जो थोड़ा सा डिटेल में बताया वो मैंने डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में बताया, कि काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स आपकी बॉडी में ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। उसी से आगे फर्दर कन्वर्जन होती हैं, और वो हार्मोन्स बनते हैं जिसके अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन आ जाता है, एस्ट्रोजन आ जाता है, या फिर कॉर्टिसोल आ जाता है, ठीक है। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो उनकी सिंथेसिस हो रही है आपकी बॉडी में माइक्रो लेवल के ऊपर, वो रूट कहाँ से करती है, कोलेस्ट्रॉल पे बेस कर रही होती है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हो गया, हाई पे चला गया बहुत ज़्यादा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, एक नॉर्मल लेवल से जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो इट बिकम्स हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, फॉर द बॉडी, ठीक है, सही है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर किसी का ज़्यादा हो जाता है तो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, एक एसोसिएशन बताता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट है, आपके लेवल से थोड़ा सा शायद ऊपर होगा, फर्स्ट ईयर में आप हो, ठीक है, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। हैव यू हर्ड अबाउट पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? उसके अंदर क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट इट? अगर तो किसी ने सुना हुआ है तो फिर मैं उसको यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, अगर आप किसी किसी और जगह पे पढ़ा हो आपने, किसी और सब्जेक्ट में, फिजियोलॉजी में, इधर सुना हुआ है, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ फूड्स, जो हमने बात की 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हमने बात की ट्रांस फैट्स की 1% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मगर अपने अपने अगर आप खुद से अपने सेल्फ असेसमेंट करो तो आपको पता है कि आप रोज़मर्रा में
ये वाले ट्रांस फैट्स और ये वाले सैचुरेटेड फैट्स कितने ज़्यादा खाते हो, जो आपकी जो एवरेज एनर्जी 10% सैचुरेटेड में और ट्रांस फैट्स में 1% से ज़्यादा नहीं कैलोरी सप्लाई होनी चाहिए, वो कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, पीसीओ मर्दों में नहीं होती, मेल्स में नहीं होती, फीमेल्स में होती है। ठीक है, इट्स अ स्पेशल कंडीशन जिसके अंदर आपकी ओवरीज के अंदर ढेर सारे सिस्ट बन जाती हैं, उसकी मैल फंक्शनिंग हो जाती है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है और प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल में बढ़ने की वजह से उसका देखो, आप रिलेशन देखो कि कहाँ से शुरू हुआ है काम। पहली डिवाइस इन पेशेंट्स को की जाती है अपना वजन कम करें, अपना कोलेस्ट्रॉल लोअर लेवल पे लेके आए। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो एक बूस्ट मिला हुआ है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने का, वो कम हो, और उसके बाद फिर आप कोई ना कोई मेडिकेशन या कुछ और करते हैं। मेल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बियर्ड, मस्टैश, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर। तो ये इंटर रिलेशन समझाने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, और टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल्स में बढ़ जाए फॉर एग्जांपल, तो मेल करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, so any questions related to whatever we have studied so far? We are left with 2 to 3 minutes now, बल्कि 2 minutes from now on. जी, इसके अंदर जी इम्बैलेंस हो जाता है, रोल नंबर समवन आस्क्ड। ठीक है, मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताई है पीसीओएस की, किस तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड है, और किस तरह वो हार्मोन, स्पेसिफिक हार्मोन ड्यू टू द इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आपके हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल साबित होता है और नेगेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जी, ऑलिव ऑयल के बारे में मैं आपको ये बता रहा था, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ऑलिव ऑयल के अंदर, कम मिकदार में इस्तेमाल करने को कहा जाता है, उसको पीना नहीं होता, राइट? ठीक है, इट्स गुड टू लोअर द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। ठीक है, आपको पता है ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मगर एट द सेम टाइम हमने जब डिफरेंशिएट किया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो हमने एक बात की कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, जिससे सोर्स किया जा सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल को तो अपने कंट्रोल में रखेगा, उसके लेवल को तो मेंटेन करेगा, मगर एट द सेम टाइम बड़ा हाई कैलोरी फूड है, हाई कैलोरी सोर्स है। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर चेक रखना है, उसकी क्वांटिटी के ऊपर जो आप कंज्यूम कर रहे हो रोज़मर्रा की बुनियाद पे, वो इतनी ज़्यादा नहीं लेनी कि आपकी मेजर कैलोरीज डिपेंडेंट हो जाएं उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलिव ऑयल के बारे में बताया था, इस वजह से इसको कम मिकदार में यूज़ किया जाता है। जी जी, हिर्सुटिज्म इज अ फीचर ड्यू टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, और अगर उसको स्टेम करेंगे पीछे, तो दीज फीमेल्स आर यूजुअली ओबीज। ठीक है, जो हम पीसीओ की बात कर रहे थे पहले। जी, एनी क्वेश्चंस? परसेंटेज देख के कुक कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जी जी, टाइम इज़ अप। एनी क्वेश्चंस आप उसको लिख लीजिए, नेक्स्ट आप मेरे से द स्टार्ट ऑफ टुमारोज लेक्चर, हम उसमें आप शुरू में मेरे से पूछ लेना, आई विल डिस्प्ले दी स्लाइड्स अगेन। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, फ्रॉम 10 to 11 वी हैव अ लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।